आज हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में बाकी और एक एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। फिलहाल अभी तक जो अपन ने देखा था के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में, के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में जो अभी तक अपन ने देखा था, ये ऑब्जर्व किया था कि के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अ, तो क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे के मीन्स। के मीन्स का मतलब है दैट to cluster the data। तो इट इज़ एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और इसमें जो है हम डेटा पॉइंट्स को का मीन निकाल के उस पे क्लस्टर करने की कोशिश करते हैं। और जितने बार हम मीन निकालेंगे उतने बार उस जैसे कोई डेटा पॉइंट जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने के बाद किसी डेटा पॉइंट के साथ हम उस पर्टिकुलर मीन के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। और मीन का डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल हम लोग ने 2 क्लस्टर्स बनाए हैं, K1 K2। तो K1 के पास अगर कोई डेटा पॉइंट हमको मिलता है जो K1 के ज़्यादा पास है और K2 के दूर है, तो K1 के पास के क्लस्टर को उसको हम लोग असाइन कर देंगे और K1 क्लस्टर को रीकैलकुलेट करेंगे उसका मीन को। जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, हम ये कोशिश करते हैं जो क्लस्टर हेड्स हैं, जो क्लस्टर सेंट्रॉइड्स हैं, वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर क्लास या उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में रहे। तो अब के मीन्स एल्गोरिदम में हम लोग जो है ये ऑब्जर्व देखे थे लास्ट टाइम कि जो क्लस्टर्स हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हैं वो हम लोग को पहले से डिसाइड करना पड़ता है। इनिशियली हम डिसाइड करते हैं कितने क्लस्टर्स हमको चाहिए, उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो है उस पे हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे भी वर्क करते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स के को भी वेरी कर कर के हम लोग चेक करके देखते हैं कि जो है कौन सा क्लस्टर्स जो है, कितने क्लस्टर्स जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। सो क्लस्टर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अलग-अलग टाइप के हम लोग जैसे हम लोग ने क्लस्टर्स क्रिएट करे, उसके बाद फिर उसको उसके वेरिएंस को ऑब्जर्व करके देखा। तो जिसका वेरिएंस ज़्यादा है वो दैट इज़ अ बैड क्लस्टर। जिनका वेरिएंस कम है दैट इज़ अ गुड गुड क्लस्टर। तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसे क्लस्टरिंग करते-करते के की वैल्यू को हम लोग जो है इनिशियली 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 फिर 3 ऐसे करते जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो वेरिएंस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हम लोग ने जो है इसको बोलते हैं हम लोग एल्बो प्लॉट। इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए जो है हमारा जो डेटा है वो सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। सो ये चीज़ अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम लोग जो है वी विल सी एन एग्जांपल एक्चुअली कैसे इसको किया जा सकता है। अगर आपको डेटा दिया गया है तो डेटा के बेसिस पे आप कैसे करके असली में इसको क्लस्टर करके देख सकते हैं। होता कैसे इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस डेटा। यहाँ पे 7 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। So there are 7 set of observations, and every observation is just a very simple uh, uh, calculation related to height and weight. तो हाइट और वेट का ऑब्जर्वेशंस है, 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसके बेसिस पे हमको क्लस्टरिंग करना है कि कौन से हाइट और वेट वाले जो पॉइंट्स है वो कौन से क्लस्टर को बिलोंग करेंगे। ये हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू करने वाले हैं। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो थे, जो टेबल में आपने देखा था, उसको प्लॉट किया है अपन ने, प्लॉट करके इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है क्लस्टर्स बन सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि जब हम क्लस्टरिंग करते हैं के मीन्स में, तो के का वैल्यू कुछ इनिशियली प्री डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम क्या करते हैं, 2 क्लस्टर लेके चलते हैं, मतलब एक क्लस्टर नहीं लेंगे। एक क्लस्टर लेने से नेचुरली उसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम लोग जनरली 2 क्लस्टर से शुरू करते हैं। अभी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डेटा को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और राइट हैंड साइड में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हम 2 क्लस्टर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम लोग ने आँखों से देख लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि द सिस्टम शुड डू इट। सो फॉर दैट वी हैव टू परफॉर्म सम
एल्गोरिदमिक स्टेप्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग k इक्वल टू 2, फॉर k इक्वल टू 2 मीन्स देयर विल बी 2 क्लस्टर्स। और ये k इक्वल टू 2 के ऑब्जर्वेशंस कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि दे आर मीडियंस या सेंट्रॉइड्स। अब इनका कहाँ से क्लस्टर हेड्स, इनका मीडियंस कैसे निकलेगा। मीडियंस हम क्या करते हैं, बहुत सिंपली एक स्टेप लेते हैं, जिसमें पहले दो ऑब्जर्वेशंस को हम जो है क्लस्टर हेड्स मान के चलते हैं। सो 185,72 एक क्लस्टर हेड हो गया K1, और 170,56 ये हो गया दूसरा क्लस्टर हेड। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक सेंट्रॉइड है, K1 एक सेंट्रॉइड है और एक K2 सेंट्रॉइड है। ठीक। सो K1 का जो सेंट्रॉइड का जो XY लोकेशन में वैल्यू रहेगा 185,72, और K2 का जो XY लोकेशन में वैल्यू रहेगा वो 170,56 रहेगा। ठीक। अब एज्यूम करके चल रहे हैं। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे हम इसको ऑब्जर्वेशंस लेते जाएंगे। अब दो ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो हम तीसरे ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ने से पहले हमको ये पता कैसे करके पता लगाएंगे कौन सा डेटा पॉइंट कौन से सेंट्रॉइड के पास में है और कौन से सेंट्रॉइड से दूर है। क्योंकि जिस सेंट्रॉइड के वो पास में रहेगा, जैसे इन दिस केस वी हैव टू सेंट्रॉइड्स K1 and K2, so the data point which is lying closer to K1 should be categorized as K1 class, and the points which are more closer to K2 should be categorized as क्लास K2 या क्लास A क्लास B, ऐसे भी मान के चल सकते हैं। तो फॉर दैट वी यूज द यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो जो है डायमेंशंस हैं, तो जहां आप दो डायमेंशंस आ जाते हैं वहां पे वो उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। सो कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस निकालना चाहें, जैसे P and Q आर टू पॉइंट्स, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर्स। It is not necessary that always we have to use Euclidean distance. We can use any other measure also. ठीक। कई बार जो है महालनोबिस डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेट्रिक दिए हुए हैं अपने क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, जिसको यूज करके आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। सो द इजीएस्ट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, क्योंकि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो पाइथागोरियन फॉर्मूला को यूज करता है। पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो उसके बेसिस पे ये एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अभी जो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, इसके समेशन निकालने हैं हम लोग। ठीक। तो से फॉर एग्जांपल क्यू आई जो है, आप मान के चलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, x1 है, एक वैल्यू है, और पी आई जो है वो हमारा सेंट्रॉइड है, जैसे K1 का x1 है। ठीक है। सो एक x1 और एक सेंट्रॉइड का x1 का डिफरेंस, उसी करस्पॉन्डिंगली एक x2 रहेगा, और करस्पॉन्डिंगली उस सेंट्रॉइड का x2 रहेगा। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उन लोगों को, तो समेशन निकलेगा और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो यूजिंग दिस Euclidean distance we are going to calculate the distance from the centroid to the points। और जो भी पॉइंट जिस भी सेंट्रॉइड के सबसे पास रहेगा, इसका मतलब द डिस्टेंस वैल्यू, दिस डिस्टेंस वैल्यू जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये सबसे कम जहां रहेगा दैट विल बी द क्लस्टर। ठीक। सो लेट अस सी, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑब्जर्व वैल्यू माइनस सेंट्रॉइड वैल्यू, ये हम मान के ये हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। सो ऑब्जर्व वैल्यू अपना जो रहेगा दैट इज द ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो आप देख रहे हैं, these are the observations, 7 observations are there। and सेंट्रॉइड वैल्यू कौन सा है, हम लोग ने एक सेंट्रॉइड वैल्यू लिया 185,72 पहला जो ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन 170,56 जो लिखा है वो सेकंड सेंट्रॉइड है। तो उनके वैल्यूज को लेके हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे लगाएंगे, अंडर रूट XO माइनस XC होल स्क्वायर प्लस YO माइनस YC होल स्क्वायर। यहाँ पे XO जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक। तो x1 अपना कह सकते हैं, ये अपना जो है x वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। x वैल्यू क्या है, इट इज हाइट, उसको मान के चलते हैं हाइट।
ठीक। सो हाइट वाले जो वैल्यूज होंगे वो x वैल्यूज हैं और वेट वाले वैल्यूज को हम y वैल्यू मान के चलते हैं। तो xo इज द ऑब्जर्व वैल्यू, हाइट वैल्यू, माइनस xc इज द सेंट्रॉइड वैल्यू। सेंट्रॉइड वैल्यू अपन ने अभी जो लेके रखा है वो क्या है, 185 और 170 है। ठीक। तो 185 जो है वो k1 का सेंट्रॉइड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। ठीक। सो k1 का सेंट्रॉइड वैल्यू लेके चलेंगे। अब k1 और k2 दोनों से हम लोग को यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हाइट के लिए ये वाला वैल्यू निकलेगा और वेट के लिए ये वाला वैल्यू निकलेगा। सो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेंट्रॉइड से कितना पास में है, हाइट, और ये वाला जो है y जो दिख रहा है वो है हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वेट का, वो सेंट्रॉइड का वेट का वैल्यू से कितना पास में है। तो ये दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर करके एडिशन करके समेशन करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दैट विल बी आवर यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मिलने पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो k1 के पास ज्यादा है या k2 के पास है। ठीक। सो xo is the observed value, xc is the centroid's x value, yo is the observed weight value and yc is the centroid's y value। ठीक। सो क्योंकि हम लोग ने पहला दो ऑब्जर्वेशन ले लिया था k1 k2 के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है k1 के लिए 185/72, k2 के लिए 170/56। अब इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, तीसरे ऑब्जर्वेशन को पता लगाएंगे कि ये किसके पास में है, k1 के पास है या k2 के पास है। तो हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे। तो यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस we would decide to which cluster does the third row observation belongs to. Let's see how it works. तो और we already have k1 k2 ऑब्जर्वेशन है OBS3, इसको हम लोग OBS3 मान के चल रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन है 3 4 5 6 7 जो है इसको हम लोग जो है OBS3 OBS4 OBS5 OBS6 और OBS7 मान के चलते हैं। सो OBS3 जो है ऑब्जर्वेशन 3 है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है 168 60 है। सो अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है कि OBS3 k1 के कितने पास में है। सो k1 के पास हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, OBS3 का जो 168 है वो XO हो जाएगा और k1 का जो 185 है वो XC हो जाएगा। OBS3 का जो 60 है वो XC हो जाए YO हो जाएगा और जो k1 का जो 72 है वो YC हो जाएगा। तो यहाँ पे XO is 168, XC is 185, YO is 60, YC is 72। अब इसको हम जो है डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो k1 का डिस्टेंस d1 जो है, इसका मतलब ये OBS3 का जो पॉइंट अपन ने प्लॉट किया है उसका और k1 का जो डिस्टेंस है वो d1 निकला है 20.8। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बाद में। सो इट विल बी 20, इट विल कम एज 20.8। सिमिलरली डिस्टेंस हम निकालेंगे OBS3 का। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, k2 से कितना दूर है। अब k1 से 20.8 यूनिट्स दूर है, OBS3 k2 से कितना यूनिट्स दूर है। अगेन सेम OBS3 का जो 168 है वो XO है, ऑब्जर्व्ड X, एंड k2 का जो 170 है वो अपना सेंट्रॉइड का X है। फिर OB3 का जो YO है ऑब्जर्व्ड 60 है और और k2 का जो 56 है दैट इज योर सेंट्रॉइड। ठीक, YC सेंट्रॉइड। अब इनका कैलकुलेशन अपन यहाँ पे करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो वील गेट 4.48। सो अब यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व करके क्या देख सकते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या एनालाइज करके देख सकते हैं कि दैट द डिस्टेंस फ्रॉम OBS3 point to k1 is 20.8 and OBS3 to k2 point is 4.48। तो विच इज क्लोजर, कौन सा क्लोजर हो गया, नेचुरली OBS3 जो है k2 के ज्यादा क्लोज है क्योंकि 4.48 इज ए लेसर वैल्यू एंड 20.8 इज ए लार्जर वैल्यू। तो OBS3 इज क्लोजर टू k2, तो k2 के ये पास आ चुका है। ठीक, तो k2 के पास है मतलब k1 से दूर है, सो इट विल बिलोंग टू द क्लस्टर k2। तो भी क्लस्टर हम k2 के रेफरेंस पे बना रहे हैं, जैसे उस क्लस्टर को ये बिलोंग करेगा। तो OB3 विल बिलोंग टू k2 क्लस्टर। अब क्योंकि OB3 इज बिलोंगिंग टू k2 क्लस्टर, तो हम क्या करेंगे, अब k2 को हमको रिकैलकुलेट करना है क्योंकि k2 शुड बी इन मिडल ऑफ OBS3। अब जैसे अभी तो फिलहाल के लिए एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो लेट अस सी। सो वी हैव
तो इसमें समरी क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट का समरी क्या हुआ, ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसका समरी है कि K1 K2 का वैल्यू ये था, OBS3 का वैल्यू ये है, D1 निकला 20.8, D2 निकला 4.48. So we can conclude that the observation point OBS3 belongs to the cluster K2. ठीक, तो क्लस्टर K2 को बिलोंग करता है। अब क्लस्टर K2 को ये बिलोंग करता है, तो क्लस्टर K2 को हमको अब रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या याद रखना है कि जिस भी क्लस्टर हेड जो क्लस्टर जो सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड के जिस जिस भी सेंट्रॉइड के पास आपका पॉइंट निकलता है, उस पर्टिकुलर सेंट्रॉइड को आपको रिकैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो एज अ डेटा पॉइंट OBS3 is assigned to cluster K2, we need to recalculate the centroid K2. तो रिकैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? रिकैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल, एवरेज। इसमें मीडियन निकाल रहे हैं अपन, सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, फिर से सेंट्रॉइड निकालेंगे। कैसे सेंट्रॉइड निकालेंगे? OBS3 और K2 के बीच का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, दैट विल बी अवर न्यू K2। ठीक, तो कैसे निकलना है कि XC माइनस XO डिवाइडेड बाई 2, ठीक, YC माइनस YO डिवाइडेड बाई 2। तो XC क्या है? इट इज अ सेंट्रॉइड, तो 170 इज अ सेंट्रॉइड XC। और XO क्या है? अपना ऑब्जर्व 168, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। और YC इज 56 प्लस YO इज 60, तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो दिस विल गेट अस टू अनदर सेंट्रॉइड। तो K2 का नया वैल्यू क्या बन गया? 169.58। पुराना वैल्यू था 170.56, अब नया सेंट्रॉइड हो गया 169.58। सो K1 चेंज नहीं हुआ, K1 ऑलरेडी जैसा था वैसे ही थे, K2 चेंज हो गया। ठीक है, सो K1 और K2 का वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक, सो अभी हम जो है नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन को प्रोसेस करके देखते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, अगेन वही सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व, मैं इसको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशन आप इसको करके देख सकते हैं। XO माइनस XC होल स्क्वायर प्लस YO माइनस YC होल स्क्वायर अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट हो गया। तो D1 का वैल्यू मिला, इसका मतलब K1 से का वैल्यू जो है वो OBS4, जो अभी ऑब्जर्वेशन नंबर 4 है, उसका डिस्टेंस मिला 7.21। और सेम OBS4 का जो K2 है उससे डिस्टेंस मिला 14.14। तो व्हाट डज इट मीन कि 7.21 इज लेसर एंड 14.14 इज ग्रेटर, नेचुरली जो OBS4 है वो K1 को बिलोंग करने लगेगा। इसका मतलब OBS4 बिलोंग्स टू K1 क्लस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे K1 K2 का वैल्यूज, OBS4 का वैल्यूज मैंने मेंशन किया है। डिस्टेंस कैलकुलेट किया, D1 यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल रहा है 7.21, D2 जो है 14.14। सो दिस ऑब्जर्वेशन OBS4 विल नाउ बिलोंग टू द क्लस्टर D1। D1 क्लस्टर को ये बिलोंग करने लगेगा, सॉरी K1 क्लस्टर को बिलोंग करने लगेगा। ठीक, K1 क्लस्टर को बिलोंग किया मतलब हमको अभी क्या करना है, K1 को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो K1 क्लस्टर को बिलोंग किया है, तो K1 क्लस्टर को रिकैलकुलेट करेंगे। सो वी आर कैलकुलेटिंग हियर XC plus XO divided by 2, YC plus YO divided by 2. So again we have to find the median या सेंट्रॉइड जिसको बोल रहे हैं। सो K1 को रिकैलकुलेट किया, दिस इज द रिकैलकुलेट वैल्यू K1। ठीक, सो K1 चेंज हो गया, K2 वैसे का वैसे ही है। ठीक, तो K2 इज एज इट इज, K1 जो है वो रिकैलकुलेट होके चेंज हो चुका है। ठीक, इसके बाद फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, सेम वही चीज अपन ने किया। ठीक, उसको करने के बाद हमको पता लगा D1 जो है वो 2 निकला, D2 जो है 19.1 निकला। सो व्हाट इज द इन्फरेंस कि जो अभी ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है 182,72 जो है ये ऑब्जर्वेशन 5 है, इट बिलोंग्स टू द क्लस्टर K1 को बिलोंग करता है, क्योंकि D1 इज स्मॉलर एंड D2 इज ग्रेटर, तो वो K1 को बिलोंग करता है। सो K1 इट बिलोंग्स टू K1। सो वी हैव टू अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकैलकुलेट K1। तो रिकैलकुलेशन कर दिया K1 का। सो K1 इज चेंज नाउ, K1 जो है 182.71 हो गया। K2 वैसे का वैसे ही है, जैसा था वैसे ही है, क्योंकि K2 के पास नहीं आया, हमारा पॉइंट जो है K1 के पास आया है। सो K1 हैज बीन रिकैलकुलेटेड। 6 पॉइंट के लिए वैसे ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। 6 पॉइंट में अपन को यह ऑब्जर्वेशन मिला कि D1 इज 8.48 एंड D2 इज 26.87। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 6 है, दैट इज मोर क्लोजर टू K1। तो K1 के पास है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू क्लस्टर K1। सो अगेन वी हैव टू रिकैलकुलेट K1। K1 रिकैलकुलेट हुआ,
इस पर्टिकुलर जगह पे आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं K1 रिकैलकुलेट हो गया है। ठीक, इसके बाद 7th ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। 7th ऑब्जर्वेशन को फिर से अगेन वही प्रोसेस के थ्रू अपन जाएंगे। 7th ऑब्जर्वेशन में अपन ने ये फाइंड आउट किया कि D1 इज 21.93 एंड D2 इज 8.06। तो इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑब्जर्वेशन नंबर 7 इज क्लोजर टू K2। K2 के क्लोजर है बिकॉज D2 इज लेसर एंड D1 इज ग्रेटर। ठीक, सो ऑब्जर्वेशन नंबर 7 इज क्लोजर टू D2। D2 के पास है तो इसका मतलब K2 के पास है, इसका मतलब K2 को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट रिकैलकुलेट K2। सो OBS 7 जो है ऑब्जर्वेशन नंबर 7 और K2 के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको यूज करके हम सेंट्रॉइड्स निकालेंगे। सो दैट विल बी द न्यू K2। ठीक, सो K1 वैसे का वैसा ही है, K2 चेंज हो गया। सो ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव बीन प्रोसेस्ड। अब प्रोसेसिंग हो चुका है। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। अब इसको आप जब प्लॉट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली आप इसको करके देखिएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि ऑब्जर्वेशन 1 बिलोंग्स टू K1, ऑब्जर्वेशन 2 बिलोंग्स टू K2, ऑब्जर्वेशन 3 बिलोंग्स टू K2, ऑब्जर्वेशन 4 बिलोंग्स टू K1, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 बिलोंग्स टू K1, ऑब्जर्वेशन 6 बिलोंग्स टू K1 एंड ऑब्जर्वेशन 7 बिलोंग्स टू K2। अब फाइनली जो हमारा सेंट्रॉइड्स निकला है K1 और K2 वो ये है 185,74, 167,61.5। ये मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है। ठीक, तो ये अपना 2 डायमेंशनल प्लॉट है। इसमें हम K2 हमको मिल गया है, K1 मिल गया है। K1 K2 के पास वाले ये सेंट्रॉइड्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। K1 के पास वाले ये पॉइंट्स हैं। So K1 now becomes your class, K1 becomes your class 1 and K2 becomes class 2। तो हम लोगों ने क्या किया, the system has identified there are 2 classes and all these classes are mentioned here। ठीक है, तो you can verify it, you can work on it and you can easily calculate these points। ठीक, so this is where we are। अब यहाँ पे फाइनली अब इसको करना क्या है, अब ये जो हम लोग ने अभी अचीव कर लिया है, वी हैव फाउंड द क्लस्टर्स, क्लस्टर हेड्स भी हमको मिल चुका है, मीडियंस जो हमारे सेंट्रॉइड्स हैं वो मिल चुके हैं K1 K2। अब इसको क्या करना है, अब क्या होगा कि नया कोई अगर पॉइंट आता है हाइट और वेट का, इफ देयर इज एन 8th ऑब्जर्वेशन, से फॉर एग्जांपल 8th ऑब्जर्वेशन आता है और उस 8th ऑब्जर्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी जो अपन ने कैलकुलेट किया distance from K2 to the new observation, 8th observation, and distance of K1 with respect to the new observation। तो नया ऑब्जर्वेशन जो भी पॉइंट आएगा वो K1 K2 के डिस्टेंस निकालेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और जिसके भी नियरेस्ट आएगा, जिसके भी नियरेस्ट मतलब जिसका भी D1 या D2, अगर D1 सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो नेचुरली K1 क्लास को बिलोंग करेगा, अगर D2 स्मॉलेस्ट है तो वो K2 क्लास को बिलोंग करेगा। सो दिस इज हाउ वी इन्फर। फाइनली हम क्या निकालेंगे कि नया जो पॉइंट है 8th पॉइंट जैसे ऑब्जर्वेशन अगर आता है तो वो या तो K1 को बिलोंग करेगा या तो K2 को बिलोंग करेगा, वो हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। सो ने वी आर आवर एल्गोरिथम हैज लर्न these values, K1 and K2 centroids, so it can easily predict which cluster the new observation will belong to। ठीक है, so according to observation the new two centroids are representing 2 separate classes, K1 and K2। These are the points, these are the coordinates of K1 and K2। These parameters are now learned by the algorithm। ठीक, so the algorithm has learned these parameters and these parameters are now learned। So now if a new observation data arrives, then by calculating the Euclidean distance from that new point to K1 and K2, we can assign the class either to K1 or K2। ठीक, so hopefully ये process आपको समझ में आया होगा। This is how the K-means algorithm is implemented। So any doubts, any questions? So यहाँ पे हम लोग अभी pause करेंगे। जो भी डाउट्स या क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग प्लीज मुझसे शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।